आपका आज वीडियो स्वागत और है। आज जो वीडियो हम लेकर आए हैं उसकी सजेशन हमें दी है श्रेया गुप्ता ने और वीडियो का टाइटल है ग्रीन रेवोल्यूशन की कहानी, जब भारत को भिखारी कहता था अमेरिका। तो चलिए देखते हैं ये वीडियो, लेकिन उससे पहले इस वीडियो के चैनल का ऑफिशियल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर को फॉलो करिए इनके चैनल को। उसके अलावा ब्लॉग शेयर कर लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर को फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। गीली हथेलियों के बीच गीले आटे की लोई को चपत लगाई जाती है, इसलिए नाम पड़ा चपाती। संस्कृत के शब्द रोटिका से बना रोटी और अंग्रेजों ने नाम दिया ब्रेड। ऐसे ही कई और नाम हैं, जितने देश उतने नाम, लेकिन जरूरत एक ही है, भूख। भूख सबको लगती है और कई बार इतनी लगती है कि क्रांतियों की नौबत आती है। भारत नाम के इस देश ने भी भूख का एक लंबा दौर देखा है। हम गुलाम थे, हमारा खाना छीन कर युद्ध के मैदान पर भेज दिया था अंग्रेजों ने, फिर हम आज़ाद हुए। हालांकि भूख की गुलामी फिर भी खत्म नहीं हुई और तब हुई एक और क्रांति की शुरुआत, एक क्रांति जिसके लिए हथियारों की नहीं औजारों की जरूरत थी। नमस्कार, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं भारत के ऐतिहासिक किस्सों कहानियों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम तारीख। आज शुरुआत एक तारीख से जो कुछ दिन पहले गुजर गई, 27 सितंबर 2023। इतिहास में यह तारीख अब एक नाम के साथ जानी जाएगी। मनकोम्बु संबाशिवन स्वामीनाथन भारत के एक दिग्गज वैज्ञानिक थे। 27 सितंबर को स्वामीनाथन इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह गए। उनकी याद में हमने सोचा कि आपको सुनाई जाए कहानी हरित क्रांति की। वो क्रांति जिसमें स्वामीनाथन आगे की पंक्ति के योद्धा थे, वैनगार्ड में लड़ रहे थे। हरित क्रांति क्या थी, इससे पहले आपको जानना होगा कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी और इसके लिए हमें चलना पड़ेगा आज़ादी से भी पहले। सन 1900 से 1947 के बीच भारत की कृषि विकास दर 0% रही, मतलब ग्रोथ ही नहीं थी। अंग्रेज़ों ने इस सोने की चिड़िया को दाने दाने का मोहताज बना दिया। एक मौका ऐसा भी आया जब बंगाल के लोग भूख से मर रहे थे और चर्चिल कह रहे थे कि बच्चे कम पैदा करो। जो अनाज भूखे बच्चों के होठों पर जाना था, उसे जंग की भट्टी में झोंक दिया गया। लाखों लोग मारे गए। इसलिए आज़ादी के बाद प्रधानमंत्री नेहरू ने कहा, बाकी सभी चीज़ों के लिए इंतज़ार किया जा सकता है, कृषि के लिए नहीं। भूखे लोग राष्ट्र का निर्माण कर नहीं सकते थे, इसलिए कृषि पर जोर दिया गया। जमींदारी प्रथा खत्म कर किसानों को मालिकाना हक दिया गया। डैम्स बनाए गए, लेकिन सिर्फ इतना ही करना काफ़ी नहीं था। 1951 में भारत की आबादी 35 करोड़ से ऊपर थी, जिनके लिए सिर्फ सीमित खाद्यान्न पैदा होता था। अधिकतर खेती मानसून पर निर्भर थी। मानसून फेल तो खेती फेल। खेती की 10% ज़मीन पर ही सिंचाई के साधन थे। उर्वरकों का इस्तेमाल भी बहुत लिमिटेड था। लोग देसी खाद का इस्तेमाल करते, जिनसे उपज कम होती थी। अब शुरुआत में सीमित जनसंख्या थी, सो काम चल भी गया, लेकिन आगे जनसंख्या बढ़ने वाली थी। इसलिए सरकार ने पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि पर जोर दिया। इरिगेशन सिस्टम्स को मजबूत किया गया, नई मशीन्स लाई गई, उर्वरकों के ज़्यादा इस्तेमाल को प्रोत्साहित किया गया। इस कवायद का असर भी दिखा। आज़ादी के बाद पहले कुछ सालों में कृषि में विकास दर 3% से ऊपर गई, 0 से 3। फिर दूसरी पंचवर्षीय योजना में सरकार की प्राथमिकताएं बदली। सरकार जोर देना चाहती थी इंडस्ट्रियलाइजेशन पर, औद्योगिकरण पर, जिसके चलते कृषि पीछे छूटने लगा। खाद्यान्न की इस कमी को पूरा करने के लिए सरकार ने एक रास्ता अपनाया कि आयात कर लो, बाहर से मंगा लो। सरकार गेहूं मंगवाने लगी। हालांकि भारत के पास डॉलर्स की कमी थी, जो था उससे हैवी इंडस्ट्रीज लगनी थी, इसलिए तब भारत के काम आया यूएस। अमेरिका में 1954 में एक कानून पास हुआ, PL 480। इस कानून के तहत अमेरिका ने भारत तक सस्ता गेहूं भेजना शुरू किया। PL 480 से कुछ हद तक मदद मिली, लेकिन फिर जल्द ही आयात किया हुआ अनाज भारत के लिए मुसीबत भी बना। भारत अपनी ज़रूरत का लगभग 20% आयात करता था, बाकी ज़रूरत खेती से पूरी होती थी। इस खेती को बड़ा झटका तब लगा जब 1957-58 में भारत में मानसून फेल हो गया, जिसके चलते घरेलू उपज और कम हो गई। गेहूं चूंकि बाहर से इंपोर्ट होता था, इसलिए किसानों ने भी गेहूं की खेती कम कर दी थी। एक और मुसीबत ये थी कि भारत की जनसंख्या लगातार बढ़ रही थी। 1961 में जारी हुई UN फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट में यह दावा किया गया कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो कुछ ही सालों में भारत में भूखमरी शुरू हो जाएगी। उधर कुछ साल बाद अमेरिका भी अपनी औकात पर आ गया। 1965 में जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ, अमेरिकी राष्ट्रपति लिंडन जॉनसन ने धमकी दे डाली कि भारत अगर फूड प्रोग्राम का इस्तेमाल अपनी कृषि को सुधारने के बजाय रक्षा खरीद में करेगा तो हम अनाज नहीं देंगे।
यूं भी अमेरिका तब भारत को भिखारी समझता था। न्यूयॉर्क टाइम्स जैसे अखबार भारत को अपने कार्टून्स में इस तरह चित्रित करते और ऐसे कार्टून्स बनाते जिनमें भारत हाथ में कटोरा लिए दिखाई देता, जबकि असलियत ये थी कि PL-480 प्रोग्राम अमेरिका की दरियादली नहीं बल्कि एक कूटनीतिक चाल का नमूना ही था। इस प्रोग्राम के पीछे अमेरिका के कई निजी हित भी थे। होता ही है जैसे फॉरेन पॉलिसी में, पहला वो भारत को सोवियत प्रभाव से दूर रखना चाहता था। दूसरा 1950 तक उसके पास ज़रूरत से कहीं ज़्यादा खाद्यान्न का भंडार इकट्ठा हो गया था, जिससे निपटाने के लिए यूएस ने PL-480 प्रोग्राम शुरू किया था। इस प्रोग्राम के तहत अमेरिका भारत को गेहूं बेचता और बदले में रुपए ले लेता। अब यहाँ इनकी चालूपंथी देखिए कि ये रुपया चूंकि भारत में ही इन्वेस्ट किया जा सकता था, इसलिए अमेरिका ने शर्त रख दी कि भारत को पेस्टिसाइड और केमिकल फर्टिलाइजर खरीदने पड़ेंगे। ये फर्टिलाइजर अमेरिका और यूरोप में बनते थे, लिहाजा भारतीय गेहूं खरीद से अमेरिकी और यूरोपियन फर्टिलाइजर कंपनीज की चांदी हुई। एक और कमाल की बात, ये फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स उन फैक्ट्रीज में तैयार हो रहे थे जिनमें द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान केमिकल वेपन्स बनाए जाते थे। युद्ध के बाद फैक्ट्रीज खाली हो गई थी, सो इन देशों ने पुराने माल से पेस्टिसाइड बनाना शुरू कर दिया। कुल जमा सच्चाई ये कि यूरोप और अमेरिका विश्व युद्ध का बचा हुआ माल बाकी दुनिया को चिपका रहे थे, यानी PL-480 प्रोग्राम में अमेरिका के दोनों हाथ कढ़ाई में थे, बस एक सिर कढ़ाई में जाना बाकी था। लिहाजा अमेरिका ने एक और नीच हरकत की। PL-480 प्रोग्राम के तहत जो गेहूं भारत भेजा जाता था, अमेरिकी उसे सुअरों को खिलाने लायक भी नहीं समझते थे। गेहूं के अलावा हमें चावल की भी जरूरत थी, लेकिन चावल नहीं दिया जाता था। इस अमेरिकी निर्भरता को रोकने के लिए भारत ने अपने कृषि प्रोग्राम पर ध्यान देना शुरू किया। जून 1964 में लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बने। आज उनका जन्मदिन भी है। शास्त्री जी की सरकार में कृषि मंत्री थे C. सुब्रमण्यम। उन्होंने MS स्वामीनाथन के साथ मिलकर एक नए कृषि प्रोग्राम की नींव रखी। स्वामीनाथन एक जाने माने वनस्पति विज्ञानी थे। तमिलनाडु के कुंभकोणम में जन्मे स्वामीनाथन के पिता उन्हें डॉक्टर बनाना चाहते थे, लेकिन जब 1943 में बंगाल में अकाल पड़ा, स्वामीनाथन ने मेडिकल की पढ़ाई छोड़कर एग्रीकल्चर की पढ़ाई में दाखिला लिया। इसके बाद उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ली और कृषि से जुड़े शोध कार्य में वो जुट गए। स्वामीनाथन जब कृषि की समस्या का हल खोज रहे थे, भारत से मीलों दूर एक एक्सपेरिमेंट हो रहा था जिसका असर भारत पर भी पड़ा। एक वैज्ञानिक हुआ करते थे नॉर्मन बोरलॉग। नोबेल विजेता बोरलॉग को पूरी दुनिया में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। उन्होंने इस क्रांति की शुरुआत मेक्सिको से की। ये क्रांति शुरू हुई थी गेहूं के एक छोटे से बीज से, जो दिखने में और बीजों जैसा ही था, लेकिन इसमें खासियत थी, इसका पौधा होता था छोटा और उपज दोगुनी होती थी। इस उन्नत किस्म के गेहूं की खोज कैसे हुई, ये कहानी अपने आप में दिलचस्प है और इसके लिए हमें एक बार फिर द्वितीय विश्व युद्ध के सालों में जाना होगा। दूसरे विश्व युद्ध में अमेरिका ने जापान पर जीत प्राप्त कर ली। जीत के बाद अमेरिकी सेना जब जापान पहुंची तो उनके साथ एक कृषि अधिकारी भी थे जिनका नाम था KS सिसिल सैलमन। सैलमन को जापान में गेहूं की एक नई किस्म का बीज मिला जिसका नाम था नोरिन। उन्होंने ये बीज अमेरिका भेजे, जहां इन पर 13 साल तक शोध हुआ। इस लंबे शोध के बाद 1959 में अमेरिका में एक उन्नत किस्म का गेहूं तैयार हुआ जो ज्यादा पैदावार देता था और बीमारियों से लड़ने में बेहतर सक्षम भी था। 1959 में ही नॉर्मन बोरलॉग इन बीजों को मेक्सिको ले गए और इसकी खेती का प्रयोग शुरू किया। ये प्रयोग काफी सफल रहा, जिसमें प्रति हेक्टेयर 10 टन से ज्यादा पैदावार होने लगी। इसके बाद बोरलॉग ने पूरी दुनिया के देशों में इन बीजों को भेजना शुरू किया, जिनमें किस्मत से भारत भी एक देश था। डाउन टू अर्थ वेबसाइट में अपने एक लेख में स्वामीनाथन लिखते हैं, बोरलॉग के बीज हमारे रबी सीजन के लिए एकदम सही थे, इसलिए सन 1959 में मैंने उनसे संपर्क किया और बीज की मांग की। हालांकि बीज देने से पहले वो हमारी खेती के तौर तरीकों को देखना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने खुद भारत आने का निर्णय भी लिया। बोरलॉग मार्च 1963 में भारत आए। उन्होंने उत्तर भारत के कई इलाकों का दौरा किया और खुद खेती कर नई किस्म के गेहूं का परीक्षण किया। उन्होंने पाया कि नई किस्म का गेहूं प्रति हेक्टेयर 4 से 5 टन पैदावार दे सकता था, जबकि पहले महज 2 टन प्रति हेक्टेयर गेहूं हो रहा था। इसके अगले साल यानी जुलाई 1964 में C. सुब्रमण्यम देश के खाद्य एवं कृषि मंत्री बने। उन्होंने सिंचाई और खनिज उर्वरकों के साथ ज्यादा पैदावार वाली किस्मों को विस्तार देना शुरू किया, उसको समर्थन दिया। सुब्रमण्यम को इसका राजनीतिक विरोध भी सहना पड़ा था, इसलिए उन्होंने दिल्ली में अपने घर के आगे ही गेहूं की खेती कर साबित किया कि नया बीज कृषि में कैसी क्रांति ला सकता है। सुब्रमण्यम को प्रधानमंत्री शास्त्री का भरपूर सहयोग मिला।
शास्त्री ने मेक्सिको से गेहूं की नई किस्म के बीजों के आयात को मंजूरी दी। इसके बाद ये बीज मुफ्त में किसानों को बांटे गए। ज्यादातर बीज हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, इन 3 सूबों के किसानों को दिए गए क्योंकि यहाँ सिंचाई की व्यवस्था बेहतर थी, पानी था। इसके अलावा सरकार ने उर्वरक और कीटनाशकों पर सब्सिडी भी शुरू की ताकि किसान को गेहूं की खेती का इंसेंटिव मिले। शास्त्री जी के बाद इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी। उनकी सरकार ने गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय कर दिया ताकि किसान को एक गारंटी मिले कि उसकी फसल अगर होती है तो बर्बाद नहीं जाएगी, उसको सरकार एक मिनिमम रेट पर खरीदेगी। इंदिरा सरकार में कृषि सुधार कार्यक्रम जारी रहे। हालांकि उनके पीएम बनते ही इंटरनेशनल पॉलिटिक्स ने एक नया मोड़ लेना शुरू किया। हुआ ये कि वियतनाम युद्ध के मसले पर भारत अमेरिका के विरोध में था, इसलिए अमेरिकी राष्ट्रपति लिंडन जॉनसन ने PL 480 के तहत भेजे जाने वाले गेहूं पर फिर अड़ंगा लगाना शुरू कर दिया। आखिरी वक्त तक शिप्स रवाना न करना, रोज नई शर्तें लगाना, ये लिंडन जॉनसन के पैंतरे थे। कुछ ही सालों में ये सारी तरकीबें फेल हो गई क्योंकि 1968 में रबी की रिकॉर्ड तोड़ फसल पैदा हुई। 170 लाख टन गेहूं पैदा हुआ, जो अब तक हुई सबसे ज्यादा पैदावार से भी 30% ज्यादा था। अगले 2 सालों में गेहूं का उत्पादन फिर दोगुना हुआ, जिसके बाद भारत में हरित क्रांति ने पूरी रफ्तार पकड़ ली। गेहूं के बाद धान, मक्का, ज्वार और बाजरे का नंबर आया। हालांकि यहाँ ये नोट करना जरूरी है कि इस काम में तब अमेरिका के रॉकफेलर और फोर्ड फाउंडेशन ने भारत सरकार की मदद की थी। ये संगठन जहां मदद कर रहे थे, वहीं अमेरिकी सरकार भारत के रिश्ते उससे बिगड़ते जा रहे थे। 1971 में भारत पाकिस्तान के बीच एक और युद्ध हो गया। रिचर्ड निक्सन अब तक अमेरिका के प्रधानमंत्री बन चुके थे। इंदिरा से निजी खुन्नस रखने वाले निक्सन ने भारत को खुली धमकी दे डाली कि वो खाद्यान्न के निर्यात पर पूरी तरह बैन लगा देंगे। भारत तैयार था। 1971 में हुई एक और बम्पर फसल के बाद 1972 में भारत ने PL 480 प्रोग्राम से पूरी तरह किनारा कर लिया। हरित क्रांति सफल रही, जिसने भारत को खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर बनाया। हरित क्रांति भारत के इतिहास का एक महत्वपूर्ण चैप्टर है, जिसके हीरो MS स्वामीनाथन और C सुब्रमण्यम जैसे लोग हैं। और भी कई लोगों ने इस प्रोग्राम में योगदान दिया था, जिनका समय की कमी के चलते हम नाम नहीं ले पाए। आखिरी सवाल ये कि क्या हरित क्रांति से भारत को सिर्फ फायदा ही फायदा हुआ? जवाब है नहीं। कई विशेषज्ञ मानते हैं कि हरित क्रांति ने भारत की स्थानीय फसलों की किस्मों को नुकसान पहुंचाया। सिर्फ एक किस्म की खेती के चलते, जिसे मोनोकल्चर कहते हैं, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की पूरी खेती गेहूं और धान पर निर्भर हो गई। धान जैसी फसलों के लिए ज्यादा पानी की जरूरत पड़ती है, यही बात गन्ने पे लागू होती है। और इस बात से इन इलाकों में पानी का स्तर जमीन में कम होता गया और आने वाले वक्त में ये एक बड़े जल संकट को जन्म दे सकता है। एक नुकसान ये भी हुआ कि खेती की जमीन कम उर्वर होती गई, जिसके कारण हर साल खनिज उर्वरकों और रसायन कीटनाशकों के ज्यादा इस्तेमाल की जरूरत बढ़ी। इससे सरकारों पर सब्सिडी का बोझ बढ़ा। कई विशेषज्ञ ये भी मानते हैं कि हरित क्रांति ने देश का भला तो किया, लेकिन किसानों के हालात बेहतर नहीं हुए। खासकर छोटे जोतिया किसान जो एक से ज्यादा प्रकार की फसलें उगाया करते थे, उनको फायदा नहीं हुआ। खेती के इन तरीकों ने पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया, जिसका अंत में खामियाजा किसानों को ही भुगतना पड़ रहा है। इसलिए विशेषज्ञों का मानना है कि भारत में कृषि के तौर तरीकों में बदलाव की जरूरत है। एक तरीके की हरित क्रांति 2.0 चाहिए। स्वामीनाथन अपने लेख में लिखते हैं, पर्यावरण और अर्थव्यवस्था भारतीय कृषि की चुनौतियां हैं। भूजल की कमी से हरित क्रांति के गढ़ रहे पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी यूपी भीषण पर्यावरण संकट झेल रहे हैं। अगर ग्लोबल वार्मिंग की वजह से औसत तापमान धरती का 1 से 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है, तो उससे ये क्षेत्र बुरी तरह प्रभावित होगा। इसलिए ज़रूरी है कि कृषि के तौर तरीकों में बदलाव लाया जाए। इसी नोट पर तारीख का आज का एपिसोड हम कंक्लूड करते हैं। कमल ने इसे लिखा और जतिन ने रिकॉर्ड किया। आप देखते रहिए द ललन टॉप। भाई 1947 से पहले की जब आप हिस्ट्री पढ़ते हैं, खासतौर पर जब वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था, उसके दौरान जब बंगाल से जो है आपको कहत देखने को मिलता है, क्योंकि अगर देखा जाए यहाँ से जितना भी खाना जो है वो उठा कर जो है वो आप भेज दिया जाता है जंग में, ताकि वहाँ पे फौजियों को खिलाया जा सके। तो उसके बीच में जब आप इंसिडेंट देखते हैं, आप डिफरेंट स्टेटमेंट जो डिफरेंट लोगों की तरफ से पढ़ते हैं, तो लिटरली आपको जो है ना ये फील होता है कि भाई उन लोगों को जो है ना शर्म करनी चाहिए थी, क्योंकि वो एक तो चीज़ें यहाँ से लेकर जा रहे हैं और दूसरा यहाँ की लोगों को जो है ना वो मुख्तलिफ जो है सलाह दे रहे हैं कि आप ये ना करें, ये ना करें, कम खाएं, ये करें, वो करें। वैसे मैं ये बात बोलूँगी कि हम लोगों ने जितनी भी पास से रिलेटेड चीज़ें देखी हैं, स्पेशली 1947 से पहले की बात करूँ तो एक तो नो डाउट मुझे लगता है कि रेसिज्म बहुत ज़्यादा था।
इंसान को इंसान समझा नहीं जाता था। स्पेशली मैं ब्राउन पीपल की बात करूँगी, जो हमारे जैसे लोग थे, उनकी अगर बात की जाए तो मुझे लगता है कि वाइट पीपल जो थे वो उनको उस तरीके का मतलब अभी भी है, लेकिन उतना नहीं है क्योंकि टाइम बहुत चेंज हो गया। अमेरिका को लेकर अगर मैं बात करूँ तो मुझे लगता है कि क्योंकि पहले इतना ज़्यादा सोशल मीडिया या आप कह लो कि जो भी न्यूज़ होती थी वो सामने नहीं आती थी, तो बट ये मैंने ज़रूर चीज़ नोट की है कि मॉक करने का कोई भी वो कहते हैं ना मौका छोड़ता नहीं था। लाइक अभी जैसे हम लोग देखते हैं इसरो पर भी, यानी कोई भी अचीवमेंट अगर आप देख लो तो उसमें आपको ये चीज़ ज़रूर नज़र आती कि इनिशियल स्टेज पर आपको अमेरिका की तरफ से एक ऐसी चीज़ ज़रूर देखने को मिलेगी। सो मुझे ये लगता है कि सबसे बेस्ट रिवेंज यही है कि जो आज इंडिया जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, और अगर देखा जाए तो हम लोगों ने बहुत सारी ऐसी वीडियोस देखी हैं कि जहाँ पर आप जैसे कृषि बोल रहे थे ना, हाँ कृषि की फील्ड में आपको एग्रीकल्चर की फील्ड में ये देखने को मिल रहा है कि अब जो गवर्नमेंट है वो नई टेक्नोलॉजी जो है वो इंट्रोड्यूस करवाएगी, और फार्मर्स को इवन कि मुझे लगता है कि करवा भी चुकी हुई है शायद, क्योंकि बहुत सारी वीडियोस में हम लोगों ने ये चीज़ सुनी भी है और इसके बारे में बहुत ज़्यादा बताया भी गया कि किस किस तरीके से मॉडर्न इक्विपमेंट के थ्रू, इवन के जो है वो ड्रोन जो है वो इस्तेमाल किए जाएंगे। फिर हम लोग पानी का भी एक मतलब देखते हैं तरीका कि किस तरीके से कम पानी इस्तेमाल करके उसको अच्छे तरीके से जो खेतों को पानी जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। तो मुझे लगता है कि ये सबसे बेहतरीन तरीका होता है कि आप कोई भी आपके बारे में बात करता है तो आप अपने काम से उसको बताते हैं कि भाई हमारा जो काम है वो बोलता है। भाई मैं यहाँ से जो है ना फिर वहीं से स्टार्ट करना चाहूँगा पार्टीशन से, क्योंकि अगर इंडियन लीडरशिप को देखा जाए तो भाई शुरू से लेकर अब तक अगर आप कहें ना कि वाकई एक कड़े स्टेप लेना जो फ़ायदेमंद होते हैं उन्होंने लिए हैं। सबसे पहले तो मैं लिटरली जो मैंने यहाँ पे भी जो है बहुत सारे जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं या ऐसे लोग जो थोड़ा बहुत नॉलेज रखते हैं उन्हें भी ये चीज़ जो है वो कहते हुए मैंने सुना है, अप्रिशिएट करते हुए सुना है, जो नेहरू जी ने की थी कि आते साथ ही उन्होंने जो जागीरदाना निज़ाम जो है जो ख़त्म किया, ठीक है। क्योंकि अगर पाकिस्तान में अगर बात की जाए तो अभी तक जो है वो चीज़ चल रही है और लिटरली जो है लोग ये चीज़ बोलते हैं कि भाई उन्होंने ये ख़त्म किया और आज इंडिया बहुत बेहतरी की तरफ है, और पाकिस्तान में स्टिल वही है। और बहुत सारी प्रॉब्लम की जड़ जो है ये जागीरदाना निज़ाम जो चलता आ रहा है, जो एक ही आदमी के हाथ में इतनी ज़्यादा ज़मीन है, इतनी ज़्यादा पावर है, वो बहुत ज़्यादा मसले जो है वो क्रिएट कर रही है। तो अगर देखा जाए तो ये हकीकत भी है। और उसके बाद आने वाले लीडर्स जितने भी, जैसे नेहरू जी के बाद शास्त्री जी आए, उन्होंने ग्रीन रेवोल्यूशन लेकर आए, नो डाउट उसमें खाली शास्त्री जी का जो है मैं कहूँगा योगदान नहीं था, बाकी और भी बहुत सारे लोग हैं उन्होंने भी अपनी सर्विसेज जो है वो दी। फिर यहाँ पे जो है मैं सुब्रमण्यम जी की बात करना चाहूँगा, क्योंकि अगर देखा जाए तो ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया में लेकर आने में उनका बहुत ज़्यादा योगदान है। क्योंकि अगर देखा जाए उन्होंने अपने घर के आगे खेती करके लोगों को एक तरह का डेमो दिया कि भाई ये आपके लिए जो है किसानों के लिए खासतौर पर बहुत ज़्यादा फेवरेबल है। बिल्कुल, क्योंकि नई चीज़ जब भी आती है तो उस टाइम पर क्या होता है कि बहुत सारी रूमर्स भी आपको देखने को मिलती हैं। सो मुझे लगता है कि जब आपके लीडर्स उस चीज़ को फॉलो करते हैं तो लोग बिना रिलक्टेंट हुए उस चीज़ को फॉलो करना शुरू हो जाते हैं। लेकिन मुझे एक चीज़ जो बहुत अच्छी लगती है इंडियन लीडरशिप की कि वो प्रैक्टिकली वो चीज़ें करके दिखाते हैं। आज के टाइम पर भी अगर हम लोग देखें तो ये चीज़ हम लोगों को नज़र आती है, वो एक एग्जाम्पल सेट करते हैं। अगर हम लोग शास्त्री जी के टाइम की भी बात करें, जैसे कि इस वीडियो में बताया कि जो फूड है उसकी सप्लाई कट कर दी गई थी लाइक अमेरिका की तरफ से, और वैसे भी कंट्री में इतना ज़्यादा फूड सरप्लस में भी नहीं होता था कि उसकी खेती इतनी ज़्यादा हो कि जो लोगों को है वो पूरा किया जाए। तो उस टाइम पर एक योजना जो चलाई गई थी शास्त्री जी की तरफ से, जो कि बहुत ही फेमस है, और उसमें ये था कि आपको एक टाइम का जो मील है वो स्किप करना है। और इसका उन्होंने खुद भी डेमो करके मतलब दिखाया, साथ दिया, सिर्फ डेमो नहीं किया, इनफैक्ट उन्होंने खुद अपनी फैमिली के साथ ये चीज़ जो है वो प्रैक्टिकली करके दिखाई कि जो एक ऑलरेडी कमी है ग्रेन्स की उसको पूरा किया जाए। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही एक अच्छी चीज़ होती है, क्योंकि एक ऐसा टाइम जो कि बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन हो और आपकी लीडरशिप जो है वो आपके साथ खड़ी हो और वो खुद भी उसमें अपना योगदान दे रहे हो, तो मुझे लगता है कि
लोगों पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। और इसके साथ साथ उनका एक बहुत ही फेमस नारा भी था, जो स्लोगन उन्होंने उस टाइम पे लगाया था, जय जवान जय किसान, जो कि लोगों को बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता था। लोगों ने फिर उसके बाद खेती जो है वो स्टार्ट की और फाइनली जो एक हम कहेंगे कि जो तंगी थी वो ख़त्म हो गई। तो मुझे लगता है कि एक लीडरशिप आपको अच्छी मिल जाए तो उसमें कितना पोटेंशियल होता है। सो मैं ये ज़रूर बोलूँगी कि अभी तक हम लोग देखते हैं कि इंडिया जिस रास्ते पर हो, आने वाले टाइम में हम लोग देखते हैं इंडिया की लीडरशिप का इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इसमें कोई शक नहीं। अब अगर यहाँ पे मैं कंपैरिजन करूँ ना, तो अगर देखा जाए इंडिया ने जो 65 या 66 में जो हालात देखे हैं, पाकिस्तान अब जो है वो हालात जो है अगर देखा जाए तो मैं कहूँगा कि भाई वो एक बहुत आर्टिफिशियली तरीके से जो है वो क्रिएट यहाँ पर किए जा रहे हैं। क्योंकि अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में अभी बहुत सारी बैरन लैंड जो है वो पड़ी हुई है जहाँ पे काश्तकारी जो है वो नहीं होती। तो अगर गवर्नमेंट चाहे तो भाई बहुत सारी ऐसी स्कीम इंट्रोड्यूस करवा कर जो है फ्यूडल सिस्टम को जो है वो ख़त्म करके पाकिस्तान में जो है लैंड को काफ़ी डिफरेंट तरीके से डिफरेंट जो है फसलें उनके लिए जो है यूटिलाइज किया जा सकता है। क्योंकि अभी भी अगर देखा जाए तो आपको बहुत सारी बंजर ज़मीन जो है वो नज़र आती है। मुझे ऐसा लगता है लेकिन सॉरी यहाँ पर एक और जो मेजर इशू है पाकिस्तान में, हम हर साल जो फसल का देखते हैं भाई नई फसल आती है तो आपको सरप्लस में जो है वो देखने को मिलता है। लेकिन उसके बावजूद हर साल पाकिस्तान में आपको शॉर्टेज देखने को मिलती है, या तो एक्सपोर्ट हो जाती है या स्मगल हो जाती है। अगेन फिर वही बात आती है, सॉल्यूशंस ढूंढना जो है वो लीडरशिप का काम होता है, ना कि प्रॉब्लम्स क्रिएट करना। हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्रिएट किए जाते हैं, बट खैर जहाँ पर हर चीज़ के फायदे भी होते हैं उसके कुछ आपको ड्रॉबैक्स भी देखने को मिलते हैं। जैसे कि वीडियो में बताया भी गया कि एक ही तरह की खेती करने से एक ही जगह पर उसमें जो पानी का स्तर था वो काफ़ी नीचे होना शुरू हो गया, जमीन भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट होती है, जमीन भी काफ़ी इवन कि मतलब हम लोग ये भी तो अभी सुनते हैं ना कि जिस तरीके से मतलब अभी वो बीज डालते हैं फिर उसके बाद स्प्रे वगैरह किया जाता है तो ज़मीन की जो एक ज़िंदगी है उसकी लाइफ जो है वो कम होना शुरू हो जाती है। तो मतलब ऑब्वियसली अब पहले जब नेचुरल तरीके से फसलें वगैरह उगाई जाती थी तो वो एक अच्छी फर्टाइल लैंड रहती थी, लेकिन अब इतनी मरतबा उसको इस्तेमाल किया जाता है कि मुझे लगता है कि उसको भी थोड़ा सा वो कहते हैं ना कि एक ब्रेक मिलना चाहिए। वो चीज़ आज के टाइम में नहीं होती क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो गई हुई है, खाना जो है वो लोगों को बहुत दरकार है। लेकिन उसके साथ साथ मुझे लगता है कि हम इंसानों की भी थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा बनती है कि हम फूड वेस्ट ना करें, क्योंकि आने वाले टाइम में जो बोला जाता है कि फूड क्राइसिस जो है वो इस दुनिया में फेस करने पड़ेंगे, जो कि मुझे लगता है कि बहुत वर्स्ट सिचुएशन होती है। तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में हम लोग को मज़ीद जो है वो बेहतरी बल्कि करनी चाहिए, पास से चीज़ें सीखनी चाहिए और अपने अंदर एक ऐसी चीज़ मेंटेन करनी चाहिए कि जो कि मुझे लगता है कि बैलेंस लेकर। यार मेरा ख्याल है कि दुनिया का जो है ना जो एग्रीकल्चर है इसमें जो है मज़ीद अपडेट्स जो है वो लाने की ज़रूरत है, नए नए तरीके जो है वो इंट्रोड्यूस कराने की ज़रूरत है। इस लिहाज से मैंने जो है ना इसराइल की एक डॉक्यूमेंट्री देखी थी, वहाँ पे जिस तरह काश्तकारी होती है, पानी को जिस तरह बचाया जाता है और जिस तरह यूटिलाइज किया जाता है पाइप्स के थ्रू, मुझे वो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। यानी कि आप कह लें कि वहाँ पे एक सिंगल ड्रॉप भी जो है ना वो भी बचाया जाता है। लेकिन अभी देखो ना पूरी दुनिया में ऑलमोस्ट उसी तरीके का जो एक आप कह लो तरीका जो वो अपनाया जा रहा है। तो ये चीज़ अच्छी है कि आप नए जो तरीके हैं उसको इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, एक्सेप्ट फ्यू कंट्रीज जो कि बिल्कुल सोल्यूशन नहीं चाहते और ना ही आगे बढ़ना चाहते। बाकी आप ज़रूर बताइएगा आज की स्टोरी के बारे में कि आपको क्या आइडिया था कि बहुत सारे लोगों ने योगदान दिया है ऐसे क्राइसिस में, क्या हालात थे, ज़रूर बताइएगा हमें कमेंट सेक्शन में। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, गुड बाय।